Hello students, I'm Ujjwal from English Orator and today we are going to discuss a poem for class 9th and 10th ICSE students, that is The Cold Within by James Patrick Kinney. In this poem, we will discuss it stanza wise in Hindi, and at last we will also know about the figure of speech or poetic devices used in the poem, and we will also know the difficult words with their meaning. So with this, let's start with the introduction of the poem. Let's see an introduction of the poem. The Cold Within was written in the 1960s by an American poet, James Patrick Kinney. ये poem कोल्ड विद इन 1960s में एक अमेरिकन पोइट जिनका नाम था जेम्स पैट्रिक किने उन्होंने लिखी थी. द poem टेल्स अ स्टोरी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट बिगेटरी एंड रेसिज्म. ये poem बताती है कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, विरोध करना चाहिए बिगेटरी और रेसिज्म का. बिगेटरी मतलब जातिवाद और रेसिज्म मतलब पक्षपात या रंग रूप में भेदभाव करना. नेक्स्ट, लॉग्स ऑफ वुड आर यूज्ड एज मेटाफर फॉर सिन. इस पॉम में लॉग्स ऑफ वुड यानी लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया एज अ मेटाफर फॉर सिन यानी सिन को दर्शाने के लिए. नेक्स्ट, फायर रिप्रेजेंट्स फायर ऑफ एनलाइटमेंट. और इस पॉम में जहाँ कहीं भी आप फायर पढ़ेंगे इसका मतलब है फायर ऑफ एनलाइटनमेंट यानी कि सही सब चीज़ों को सही तरीके से समझ पाना. गोल्ड विद इन इज यूज एज अ मेटाफर फॉर वार्मथ इन आवर हार्ट्स. कोल्ड विद इन यूज किया गया है एक मेटाफर की तरह ताकि हमारे दिलों में वार्मथ हो सके यानी कि हेल्पिंग नेचर और मर्सीफुल नेचर हो सके. दिस poem inspires us to rise above the barriers of class, caste, religion and race. ये poem हमें इंस्पायर करती है ताकि हम इन बैरियर्स से, इन रुकावटों से, इन हिंड्रेंसेस से बाहर आ सके जिसे हम कहते हैं क्लास, कास्ट, रिलीजन एंड रेस. द मैसेज ऑफ द poem इज दैट if we live selfishly and do not share resources with others, at the end we all will suffer. इस पॉम को जो मेन मैसेज है वो यही है कि अगर हम सिर्फ सेल्फिशली जीते रहेंगे, सिर्फ अपने ही देखेंगे, अपने लिए रहेंगे और रिसोर्सेज तो सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे तो आने वाले समय में हमें भी सफ़र करना पड़ेगा. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉम. Stanza 1. 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold. Each one possessed a stick of wood, or so the story is told. फर्स्ट स्टैंजा में पोइट बताता है कि 6 ह्यूमंस बहुत ही ठंडी जगह पर फंसे हुए हैं और उन सभी मैन और विमेन के पास एक एक स्टिक है. यहाँ पर पोइट ने ह्यूमन वर्ड यूज़ किया है बजाय पीपल या पर्सन के, क्योंकि पोइट यहाँ पर यह बताना चाहता है कि इन द आइज़ ऑफ गॉड वी ऑल आर इक्वल. इंसान एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है लेकिन गॉड कभी नहीं. साथ ही पोइट बताता है कि ये 6 ह्यूमंस हैपेंस्टेंस के कारण इस ठंडी जगह में फंस गए हैं. हैपेंस्टेंस मीन्स कोइंसिडेंस. उन 6 ह्यूमंस को ऐसा लग रहा था कि वो कोइंसिडेंस के कारण इस जगह पर फंस गए हैं, बट एक्चुअली गॉड ने उन्हें सिचुएशन में भेजा है, या यूँ कह सकते हैं कि ये सिचुएशन उन्हें एक सबक सिखाने के लिए या एक मॉरल बताने के लिए आई है. Stanza 2. Their dying fire in need of logs, the first man held his back, for of the faces round the fire he noticed one was black. क्योंकि वो सभी 6 ह्यूमंस बिटर कोल्ड में फंस चुके थे इसलिए वो आग जलाते हैं उन सब चीज़ों से जो उन्हें मिल जाए, लेकिन जल्द ही आग बुझने लगती है. आग को जलाए रखने के लिए उन्हें लॉग यानी कि लकड़ी की ज़रूरत थी, लेकिन उनमें से पहले ह्यूमन यानी कि एक वुमन ने अपनी लॉग को देने से मना कर दिया क्योंकि उन 6 ह्यूमंस में एक ब्लैक मैन था. वो वुमन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सिन से बाहर नहीं आ पाई. वो ये नहीं चाहती थी कि एक ब्लैक मैन को मेरे कारण बेनिफिट हो. वो बाकी लोगों के लिए अपनी लॉग दे सकती थी, बट नॉट फॉर द ब्लैक मैन. Stanza 3. The next man looking across the way saw one knot of his church and couldn't bring himself to give
the fire his stick of birch. अब बारी थी दूसरे ह्यूमन की, जो कि एक मैन था। उसने आग के चारों तरफ बैठे बाकी सभी ह्यूमंस की तरफ देखा। उसने देखा कि उनमें से एक ह्यूमन उनके सेम रिलीजन का नहीं है। तुरंत ही वो इनटॉलरेंट हो जाता है और वो अपनी छोटी सोच से बाहर नहीं आ पाता। इसलिए वो सेकंड ह्यूमन भी अपनी बर्च वुड ट्री लॉग देने से मना कर देता है। Stanza 4. The third one sat in tattered clothes. He gave his coat a hitch. Why should his log be put to use to warm the idle rich? थर्ड ह्यूमन, जो फायर के अराउंड बैठा हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए और पुराने थे, जिससे ये पता चलता है कि वो बहुत पुअर था। लेकिन वहीं पर फायर के अराउंड एक रिच मैन भी बैठा हुआ था, जिसे वो पुअर मैन देख कर कहता है कि मैं क्यों अपनी लॉग इस रिच मैन के लिए दूं, जो कि इतना लेज़ी है, कोई काम नहीं करता और हमेशा गरीबों को परेशान करता है, उन्हें एक्सप्लॉइट करता है। वो पुअर मैन बिटरनेस और एनवी से भरा हुआ था, जिसके कारण उसने भी अपनी लॉग देने से मना कर दिया। Stanza 5. The rich man just sat back and thought of the wealth he had in store and how to keep what he had earned from the lazy, shiftless poor. रिच मैन भी अपनी लॉग नहीं देता है। वो बैठकर अपनी सारी वेल्थ यानी कि धन दौलत के बारे में सोचने लगता है, जो उसने अब तक इकट्ठा करी हुई है। उसे लगता है कि इतनी मेहनत से जो उसने कमाया है वो वेस्ट ना हो जाए। वो सोचने लगता है कि कैसे मैं अपनी वेल्थ को इस लेज़ी और एमलेस पुअर से बचाऊं। रिच मैन अपनी ग्रीडीनेस से गिव अप नहीं करना चाहता। उसके पास बहुत वेल्थ और पोजीशंस थी, लेकिन उसमें से वो थोड़ा भी शेयर नहीं करना चाहता था और इसीलिए उसने अपनी लॉग को नहीं दिया। Stanza 6. The black man's face bespoke revenge as the fire passed from his sight, for all he saw in his stick of wood was a chance to spite the white. फायर बिल्कुल बुझने की कगार पर आ चुकी थी। ब्लैक मैन उस फायर को देख रहा था और साथ ही उसके चेहरे पर यह साफ नज़र आ रहा था कि उसे केवल रिवेंज यानी कि बदला चाहिए था उस मिसट्रीटमेंट और सफरिंग का जो उसे वाइट पीपल के द्वारा झेलनी पड़ी। ब्लैक मैन की लॉग काफ़ी थी फायर को जलाए रखने के लिए, लेकिन रिवेंज और नफ़रत की भावना ने मानो जैसे कि उस ब्लैक मैन को अंधा कर दिया हो। वो अपनी लॉग को उसे यूज़ सिर्फ वाइट पीपल को सबक सिखाने के लिए करना चाहता था, इसलिए उस ब्लैक मैन ने भी अपनी लॉग को नहीं दिया। Stanza 7. The last man of this forlorn group did not accept for gain. Giving only to those who gave was how he played the game. अब बारी थी इस ग्रुप के लास्ट ह्यूमन की। हालांकि इस ग्रुप में 6 ह्यूमंस थे, लेकिन तब भी वो सब लोनली फील कर रहे थे। इस ग्रुप का जो लास्ट ह्यूमन था वो कभी भी कोई काम बिना सोचे नहीं किया करता था, चाहे उसे प्रॉफिट हो या बेनिफिट, कुछ तो उसे चाहिए था। वो इस गेम ऑफ लाइफ में उसी को अपनी लॉग देता जो उसे बदले में कुछ दे सकता था, यानी कि ट्रांजैक्शन। उसके अंदर बिल्कुल भी जेनरॉसिटी नहीं थी। जब उसने देखा कि कोई भी अपनी लॉग देने को तैयार नहीं है, तो उसने भी अपनी लॉग देने से रिफ्यूज़ कर दिया या मना कर दिया। Stanza 8. Their locks held tight in death's still hands was proof of human sin. They did not die from the cold without, they died from the cold within. उन सभी 6 ह्यूमंस के हाथों में उनकी लॉग्स टाइटली रखी हुई वो ठंड में ही मर जाते हैं, और ये एक प्रूफ था उनके सिन यानी कि पाप का। आग बुझ जाती है और ठंड में जमकर वो सभी लोग मर जाते हैं।
उनकी नफरत, लालच, नेगेटिव थॉट्स, बिटरनेस उनके अंदर के सिन थे। उनके पास मौका था कि वो अपने सिन से गिव अप करके अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन सभी की मौत कोल्ड विदाउट नहीं थी, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से नहीं, बल्कि उनकी मौत कोल्ड विद इन, यानी कि उनकी मौत उनके दिल में बैठे कोल्डनेस थी, जिसको उन्होंने वार्मथ नहीं बनने दिया। अपने सिंस में जीने के कारण वो सिर्फ फिजिकली नहीं मरते, बल्कि स्पिरिचुअली भी मर जाते। Now let's see the figure of speech or poetic devices used in the poem. First is alliteration, repetition of similar consonant sounds at the start of adjacent words. Here you can see the line, in bleak and bitter cold, the repetition of B in bleak and bitter. Next, metaphor, an indirect and implied comparison of two different things where there is a point of similarity. Here you can see the line, giving only to those who gave was how he played the game. In the above lines, human life is compared to a game. The last man would give something to one who could give him something in return. This is how he played the game of life. Next, metonymy, a word or phrase used to imply something closely related to it. Here's the line, saw one not of his church. Church represent religious faith. The second man saw that a man present there was not sharing his beliefs. Next, allegory, convey hidden or complex meaning through symbolic figures, imagery, events, actions. Example, each one possessed a stick of wood. Next, personification, the projection of characteristics which belong only to humans onto inanimate animals, objects, forces of nature, and deities. Their logs held tight in death's still hands. The poet has personified death into a human with a still hand. And sixth is rhyme scheme, and the rhyme scheme of this poem is ABCB. So with this we come to the end of the poem. I hope you like this video. If you like this video, then like, subscribe, do share and comment also. Thank you for watching.